अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों क्लास 12th का हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12th का, और ये वीडियो लेक्चर सीरीज 4th होने वाला है। और इसके रिगार्डिंग में हमने पहले भी वीडियो लेक्चर सीरीज के 3 पार्ट कवर करे हैं। नहीं देखे तो जाके जरूर वॉचआउट करिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलने वाली है। अधिक जानकारी के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। इस ऐप पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, तो वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। अब इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, हमने 3 ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ना था। 3 ट्रैवलर्स में से हमने इब्न बतूता के बारे में और साथ में हमने अल ब्रूनी के बारे में समझ लिया। हम दोनों ने ही हमने इन दोनों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में समझा, उनका पहला जो बैकग्राउंड था कैसा, भारत में आके उन्होंने कितना टाइम बिताया, और भारत में आके उन्होंने कौन सी बुक लिखी और किस भाषा में लिखी, किस कंटेंट पे बेस पे लिखी, और भारत में उन्हें क्या क्या डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा था। लास्ट वन एंड ओनली हमारे आते हैं फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर के बारे में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि फ्रांसवा बर्नियर थे कौन, अगेन वो कहां से बिलोंग करते हैं, और भारत में आने से पहले वो थे क्या। सबका टाइम पीरियड जैसे मैंने बताया 1000 से लेके 1700 BC के एडी के आसपास का टाइम पीरियड है, तो उतना ही समझना है। ये एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। तो अगर देखो तो एनसीईआरटी बताती है कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से बिलोंग करते हैं। फ्रांस से बिलोंग करने के साथ साथ प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो भाई ये बंदा फिजिशियन इट मींस दैट हेल्थ केयर से रिलेटेड सारी चीजें इसको आती थी, और वैसे ही पॉलिटिकल फिलोसोफर भी था और हिस्टोरियन भी था। बहुत अच्छा मौका मिला इस व्यक्ति को भारत के अंदर आने का, और जिस टाइम पीरियड पे भारत के अंदर आता है तो उस टाइम पीरियड पे मुगल एम्पायर जो था यहाँ पे राज कर रहा था, मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर के बारे में ही हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। जिस टाइम पीरियड पे फिजिशियन बना था उस टाइम पीरियड पे मुगल डायनेस्टी राज कर रही थी, और इसको मौका मिलता है अपनी अपॉर्चुनिटी या अपने आप को एक अच्छा फिजिशियन दिखाने का। तो उस टाइम पीरियड पे अगर आप देखो तो इंडिया 1656 से लेकर 1668 तक, यानी कि लगभग हम देखें तो ये 14 साल लगभग भारत के 12 से 14 साल भारत के अंदर रहा है। और ये टाइम पीरियड पूरे टाइम पीरियड में भारत में जब घूमा, और स्पेशली मुगल डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे, तो सोचो मुगल के टाइम पीरियड पे वैसे ही बहुत सारी बुकें लिखी हुई थी। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी हुई, उसके बाद बादशाह नामा, शाहजहां नामा, आलमगिरी नामा, बादशाह नामा, कितनी सारी किताबें लिखी गई थी। लेकिन फिर भी वो सारी किताबें सिर्फ उनके बारे में अच्छाइयां दिखाएंगी, बुराइयां नहीं दिखाएंगी। लेकिन ये व्यक्ति जो था भारत में देख रहा था। तो अगेन जैसे मैंने कहा भारत के अंदर इसको मौका मिलता है। ये फिजिशियन थे दारा शिकोह के। दारा शिकोह कौन थे दोस्तों? दारा शिकोह शाहजहां के, एम्परर शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे, जो ऑफ कोर्स पावर में चाहते थे शाहजहां की उनके मरने के बाद पावर में वो आए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुगल शाहजहां के 16 बच्चे थे। 16 बच्चों में से काफी वैसे बचपन में ही मारे गए थे। 14 बच्चे मुमताज महल के थे, और मुमताज महल के डेथ के टाइम पीरियड पे 8 बच्चे जिंदा थे। 4 डॉटर थी, जिसमें से अलग अलग नाम आप देख सकते हो, और 4 ही बेटे उसके हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे बड़े थे दारा शिकोह, फिर थे शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। ये 4 बच्चे थे। 4 बच्चे में से दारा शिकोह को वो चाहते थे, सबसे बड़े थे वो। लेकिन ऑफकोर्स सत्ता जो है वो औरंगजेब के हाथ में आती है, बैटल होता है बहुत सारा, तो वो हमें अलग से पढ़ना होगा। वो जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ये व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति माना जाता है। दारा शिकोह के टाइम पीरियड पे ये व्यक्ति भारत में आया। अब जब भारत में आया तो इस व्यक्ति ने बर्नियर, इसे फ्रांसवा बर्नियर है, तो बर्नियर शॉर्टकट बोला जा रहा है। बर्नियर ने अपनी फ्रांस कंट्री को हमारे इंडिया की कंट्री से कंपेयर करने की कोशिश करी। इट मीन्स ईस्ट में पढ़ता है, हम लोग वेस्ट में पढ़ते हैं, तो ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर करा, और उसने अपने अकाउंट में ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन की सिचुएशन दिखाई। स्पेशली उसने सोशल कंडीशन के ऊपर फोकस करा, यानी कि उस समय की सामाजिक स्थिति उसने ये बताया। 12 साल भारत में रहा, तो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर ये सारी की सारी डेटा अपने कहाँ लेके चला गया, ये सारा का सारा डेटा अपने राजा किंग टाइम पीरियड पे किंग 14 थे, ये वहां पे लेके चला गया, और सारा का सारा डेटा उसने फ्रेंच लैंग्वेज में, फिर दूसरे जर्मन में, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। और फिर बाद में पता चला कि व्यक्ति ने बताया कि भारत के अंदर कितना कुछ मुगल डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे, जो चीज कभी आईने अकबरी भी नहीं बताती थी। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी हुई चीज है जो कभी नहीं बताती थी, लेकिन फिर भी लुईस 14 के टाइम पीरियड में जब ये फ्रेंच लैंग्वेज से जर्मनी, इटली और इंग्लिश में छपी, तो लोगों को समझ में आया कि मुगल डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे भी
लोगों में कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। तो 1670-71 के टाइम पीरियड पे ये इंग्लिश, डच, जर्मन, इटालियन भाषा में प्रकाशित हुई। और इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था द ट्रैवलिंग इन द मुगल एम्पायर। ट्रैवलिंग इन द मुगल एम्पायर, भारत में ट्रैवल करते करते, मुगल एम्पायर में ट्रैवल करते करते किस तरीके से उन्होंने क्या क्या देखा, स्पेशली सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन में मुगलों के बारे में बताते हैं वो अपने ऑब्जर्वेशन में, वो क्रिटिकल इंसाइट बताने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि मुगल डायनेस्टी जो है उस टाइम पीरियड पे हमारी यूरोप में कंपेयर करके बताते हैं। ही एम्फसाइज्ड द सुपीरियरिटी ऑफ द मुगल यूरोपियन सोसाइटी। उन्होंने जिस समय बुक लिखी, बुक लिखते समय बात जोड़ दी कि जो यूरोपियन सोसाइटी है ना, वो मुगल डायनेस्टी की सोसाइटी से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। रीजन क्या है? रीजन थे ये 4 चीजें। द क्वेश्चन ऑफ लैंड ऑफ ओनरशिप, पहला सबसे बड़ा रीजन उन्होंने जो आजमाया वो था भूमि स्वामित्व के सवाल को लेके। दूसरा, अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी, मतलब मोर कॉम्प्लेक्स से मतलब है जटिल सामाजिक वास्तविकता जो समाज में अच्छी होनी चाहिए थी, बट राजा के शौक मौज की वजह से समाज में वो चीज अच्छी नहीं हो पा रही। दूसरा था, तीसरा था मुगल सिटी यानी कि कैंप टाउन के बारे में, और उसके बाद चौथा था आपका सती प्रथा या वुमेन लेबर। ये 4 चीजों को देखते हुए उसने ये चीज बिल्कुल बेस्ट बताई कि यूरोपियन सोसाइटी हमारे इनके टाइम पीरियड से बहुत अच्छी है और इन सब मामलों में हम इन कंट्री से बहुत आगे हैं। और यही चीज हमें एनसीईआरटी बहुत डिटेल डिस्कस करके बताती है। ये वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड पे फ्रांसो बर्नियर भारत में आया और इसने अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ट्रैवलिंग इन द मुगल एम्पायर बुक लिखी और उसमें इन चीजों को डिटेल्ड वाइज बनाने की कोशिश करी और बताने की कोशिश करी। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला है और यही इस पूरे के पूरे चैप्टर का मेन मुद्दा बना रहेगा, द क्वेश्चन ऑफ लैंड ऑनरशिप। बर्नियर बताते हैं कि वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड है ही नहीं, सारी की सारी जमीनें राजा के अंडर में आती है और ये कहीं ना कहीं वहां के लोगों के लिए और वहां के राज्य दोनों के लिए गलत है, क्योंकि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इन सभी के नाम पे वो जमीनें ट्रांसफर होती जा रही है। और अगर सारी जमीनों के मालिक होगा राजा, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ना तो फैक्ट्री खुल पाएगी जैसे यूरोप की कंट्री में खुलती थी, और ना ही कोई नॉर्मल क्लास व्यक्ति अपने हिसाब से खेती करके या दूसरे काम कर पाएगा। जब सारी जमीनें राजा के ही अंडर में होगी तो राजा ही उन जमीनों को चाहेगा तो अपने खास लोगों को देगा, नहीं तो किसानों को, और किसानों को किस हिसाब से देगा वो पैटर्न भी फिक्स नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत था। मुगल एम्पायर द मुगल owned all the land and distributed among the noble and the peasant। मतलब सारी जमीनों के मालिक राजा होते हैं और वो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी नोबल क्लास, अभिजात वर्ग को और किसानों को जमीन के कुछ टुकड़े देते थे, जिससे बहुत सारी जमीन तो बंजर पड़ी जाती थी और अगर कोई किसान चाहे भी कि वहां पे खेती कर ले तो वो अलाउड नहीं था। इसकी वजह से फ्रांसो बर्नियर बताते हैं कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था ना, जहां पे वो उनके बच्चों के थ्रू मिलती थी, लेकिन यहाँ एडवर्स ऑफ एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सब्सटेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन, वे उत्पादन के निर्वाह और विस्तार में किसी लंबी अवधि के निवेश से प्रभावित थे। इट मींस दैट या तो जमीनें राजा और या तो राजा किसी रूलिंग एलाइटी को, यानी कि अपने समाज में किसी मंत्री को, किसी संतरी को, किसी बहुत बड़े आला अधिकारी अफसर को जमीन अगर ग्रांट भी करता था तो वो जमीन वो अपने बच्चों को नहीं दे सकता था और ना ही दे सकता था। मतलब कि उसको उसके पोस्ट से हटने के बाद वो जमीन सरेंडर करनी पड़ेगी और वो जमीन राजा के अंडर में दोबारा आ जाएगी। तो इससे क्या हुआ, जैसे एक सरकारी क्वार्टर है, किसी व्यक्ति को प्रेजेंट टाइम पे सरकारी क्वार्टर मिलता है, तो सरकारी क्वार्टर में क्या होता है, इस टाइम पीरियड पे सरकारी क्वार्टर में बंदा रहेगा, अपने हिसाब से लोकल मेंटेनेंस करेगा, लेकिन जब उसकी जॉब खत्म होगी तो सरकार वो कमरा ले लेगी। तो ऐसे में वो उसकी मेंटेनेंस या उसकी देखरेख पे फोकस ही नहीं करेगा, कहेगा जब सरकार मेरे से टैक्स ले रही है और मेरे से काम करवा रही है तो मैं इस पर ज्यादा पैसा खर्च क्यों करूं। सेम जमीनों का भी था कि अगर मुगल डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे राजा जो होते थे, राजा अगर जमीन किसी मिनिस्टर को देते हैं तो वो जमीन उससे इतनी उम्मीद करी जाती थी कि जब तक वो पावर में है उस जमीन को देखरेख करे, बनाए, उससे अपना प्रोडक्शन निकाले, समाज में सामान बेचना है कुछ तो उससे अपना जीवन यापन चला ले, लेकिन जब वो पोस्ट छोड़ेगा तो उसको जमीन वापस देनी पड़ेगी। तो ये चीज पूरी तरीके से फ्रांसो बर्नियर को गलत लगी। देखो क्या लिखा है, इट हैड ruined the agriculture and oppressed the peasant and the living standard of all sections of society, declined except the ruling aristocracy। इसमें क्या है, रूलिंग एरिस्टोक्रेसी, मतलब वही रूलिंग एरिस्टोक्रेसी लोग थे, उनको अलग हटके जमीनें जो थी वो नहीं मिलती थी। यहाँ पर
undefined masses and the powerful rule wide gap between the poorest, richest and richer मिडिल क्लास इन द इंडिया। उन्होंने बताया कि जो मध्यम वर्ग होता है वो था ही नहीं, हमारे यूरोप में मध्यम वर्ग भी था, मतलब वो कहते हैं कि हमारे वहाँ पे अमीर भी गरीब भी और एक मिडिल क्लास भी था, लेकिन इन कंट्री के अंदर अमीर है बहुत ज्यादा और गरीब तो बहुत ज्यादा गरीब है, जो कभी भी आगे बढ़ने की सोच ही नहीं सकता था। तो ये बहुत बुरी बात थी। ये थी लैंड ओनरशिप को लेकर कि वो बताते हैं कि सारी जगहों के नाम, तो इस और वो होता है कि इवन उनके सम्राट के अंदर अगर कोई दिक्कत भी आ जाती थी, जैसे कभी मनी प्रॉब्लम आ गई, बाढ़ आ गई, कोई सुनामी आ गई, कोई महामारी आ गई, तो वो बताते हैं कि ही एट्रीब्यूटेड ऑल दीज प्रॉब्लम ऑन द क्राउन ओनरशिप ऑफ द लैंड। वो बताते हैं कि अगर ये सारी समस्याओं का कारण राजा खुद है, अगर जनता सफिशिएंट होगी तो इन समस्याओं का सामना खुद कर पाएगी। जब राजा को अपना महल बनाना होता है तो राजा बहुत सारा पैसा खर्च करता है अपने महल बनाने के लिए, वो इतना आलीशान घर बना देता है कि वो धरती पे स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन वहीं उसकी जनता भूख से, प्यास से, दर्द से, गंदगी से, एजुकेशन की प्रॉब्लम से, समाज में अच्छे सामाजिक बदलाव से, बराबरी से, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही थी। तो ये बताते हैं अबुल फजल आपने बताया कि ये चीज तो किसानों को बता ही नहीं गई है, किस तरीके से जो अकबर थे वो टैक्स लिया करते थे। क्या है डिटेल में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल क्रॉनिकल अकबर रीजन अबुल फजल द मुगल एम्परर कलेक्टेड ओनली द फ्रॉम द पीपल फॉर द कलेक्टेड, मतलब कि अकबर के शासन काल के अनुसार आधिकारिक जो अबुल फजल थे उन्होंने अपनी बुक में बताया कि मुगल सम्राट ने राज्य द्वारा दी गई लोगों के केवल परिश्रमिक तय किया और कोई तय नहीं लिया। मतलब कि वो चाहते थे कि जो भी राजा आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, बदले में राजा जो भी सर्विस दे रहा है आपको, सड़कें बना रहा है, आपको थोड़ा बहुत सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो उसके लिए राजा आपसे टैक्स ले रहा है। लेकिन बर्नियर बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बर्नियर बताते हैं कि भू राजस्व जो था, जमीन का जो राजस्व था वो बहुत ही अधिक था। इवन जो जमीन होती थी, जो फसल पैदा होता था, उसका फसल का तो टैक्स राजा लेता ही लेता था, लेकिन साथ में जो फसलों के साथ घास फूस पैदा हो रही है, जड़ पैदा हो रही है, राजा उनका भी टैक्स ले रहा होता था। ये चीज नहीं बताई गई थी। बर्नियर डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड ओनरशिप इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थियोरिस्ट फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। अगर आप देखो तो ये लैंड ऑफ ओनरशिप को लेकर जो राजा, मतलब फ्रांसो बर्नियर बताते हैं बिल्कुल गलत है कि सारी जमीनों का मालिक राजा होगा तो भैया फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसे में जो बाद में जो फिलोसफर आए जैसे मॉन्टेस्क्यू और उसके साथ साथ कार्ल मार्क्स, इन्होंने भी अपनी थ्योरी के अंदर बताने की कोशिश करी। कोई बताता है कि सारी जमीनों का मालिक राजा नहीं होना चाहिए, कोई बताता है कि प्राइवेट जमीन जो है वो भी गड़बड़ है। तो ये अपने रशिया की क्रांति में कार्ल मार्क्स की थ्योरी होगी। क्या है ये? According to this idea, in the Asia, the king enjoyed absolute authority on subject and owned land. There was no private, all people except struggle for the survival. मतलब कि मॉन्टेस्क्यू बताते हैं कि सारी जमीनों के मालिक राजा थे, यूरोप की और कंट्री में भी, इंडिया के अंदर भी। जो 19th सेंचुरी में नए फिलोसफर आए, मॉन्टेस्क्यू मतलब बर्नियर की फिलॉसफी पढ़ने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से सारी जमीनों के मालिक राजा हैं, एब्सोल्यूट पावर वही इस्तेमाल करते हैं, नोबल इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इन दोनों को छोड़कर समाज में सभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और 19th सेंचुरी के अंदर यही ऑब्जर्वेशन को देखकर बताते हैं कार्ल मार्क्स का मानना है कि उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष उत्पादन राज्य द्वारा विनियोजित किया जाता था। इससे एक ऐसे समाज का उदय हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त और समांतवादी ग्राम समुदाय में बन गया था। जब तक अधिशेष का प्रभाव जारी रहा तब तक शाही अदालत इन गांवों का सम्मान करती रही। मार्क्स ने इसे स्थिर प्रणाली माना, स्टेनमेंट सिस्टम। इसका मतलब सिर्फ ये बता रहे हैं कि जब तक राजा बता रहा है कि राजा जब तक प्रोडक्शन अच्छा पैदा हो रहा है, अनाज अच्छा पैदा हो रहा है, जब तक तो समाज में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब समाज में अनाज अच्छा पैदा नहीं होने लग गया तो फिर राजा उनके ऊपर हमला करने लग गया। तो ये सब बता रहे हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स की थ्योरी बिल्कुल फैक्ट है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है सोशल रियलिटी, वो है आपके क्या कहते हैं कारीगरों को लेकर।
फ्रांसो बर्नियर बताता है कि जिस टाइम पीरियड पे वो भारत में 12 साल रहा तो उसने देखा कि भारत के अंदर इतने अच्छे कारीगर है ना कि उनकी कारीगरी पे बहुत ज्यादा राजा प्रॉफिट कमा सकता था। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सोने जिसमें पन्ने और मुगल कालीन शिल्प कला की अच्छा उदाहरण है। अगर आप देखो तो ये वो चम्मच है, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड पे मतलब के अंदर बहुत ज्यादा निपुण थे और राजा को ये करना चाहिए था कि इस क्वालिटी का इस्तेमाल करके बाहर से बिजनेस को लेके आए, ज्यादा पैसा उठाए ताकि उसको फायदा हो। लेकिन यहाँ पर राजा बेवकूफ था, वो अपने अय्याशों के अंदर पैसा खर्च कर रहा था, जो बिल्कुल गलत है। मतलब कि उस समय भारत के अंदर हम बात करें तो देश कीमती धातु धान बहुत ज्यादा थी, सोना चांदी बहुत ज्यादा पे हमें कि जो भी उसको हम अपनी कंट्री करते इन आर्टिशंस के थ्रू अपने काम को अच्छा बना के, लेकिन वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। ठीक है जी। दूसरा मुगल सिटी, तीसरा पॉइंट था फ्रांसो बर्नियर बताता है कि एक तरफ राजा जो है बेचारा इतने शाही महल के अंदर रहता है जहां पर ऐसा लगता है कि धरती पे बैठे बैठे स्वर्ग आ गया, और वहीं 17वीं सेंचुरी के अंदर बताते हैं कि 15% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब भारत में मुगलों के टाइम पीरियड पे 15% लोग सिर्फ घरों में रहते थे, जबकि सारे के सारे लोग चद्दर डाल के कैंप डाल के रहते थे। तो इसे हमने कैंप टाउन की संज्ञा दी और ये बताया गया कि बिल्कुल गलत है। राजा सारे पैसे एंजॉय कर रहा है, सब कुछ एंजॉय कर रहा है और वहां की जनता बेचारी मरी जा रही है। तो इस हिसाब से देयर आर ऑल किंग ऑफ टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, ट्रेडिंग टाउन्स, स्पोर्ट टाउन्स, सेक्रेट सेंटर, प्रीवियस टाउन्स, ये सारे टाउन थे। द एग्जिस्टेंस ऑफ टाउन इंडिकेटेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी एंड प्रोफेशनल क्लासेस। मतलब उस टाइम पीरियड पे जो महल थे, घर थे, वो दिखा तो रहे हैं कि हाँ भाई प्रोफेशनल चीजें हैं, लेकिन गरीब किसानों के लिए रहने की कोई जगह ही नहीं थी। तो उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है, वो है वुमेन, स्लेव, सती और लेबर के बारे में। जो चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो फ्रांसो बर्नियर ने अपने वेस्ट और ईस्ट को कंपेयर करके दिखाने की कोशिश करी थी, वो थी वुमेन्स को लेकर। अगर हम बात करें स्लेव्स की, तो मुगलों के टाइम पीरियड पे जो गुलाम होते थे ना, वो ओपनली बिका करते थे। जैसे कोई आम किताब मार्केट में बिकती है, सब्जियां मार्केट में बिकती है, उस टाइम पीरियड पे मैं कह सकता हूँ स्लेव जो होते थे गिफ्ट के रूप में एक्सचेंज किए जाते थे। इट मीन्स दैट उस टाइम पीरियड पे स्लेवरी सिस्टम जो थे थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वुमेन्स का इस्तेमाल मुगलों के टाइम पीरियड पे घर में काम करवाने वाली औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। जो हमने हरम देखा था मुगलों का, जिसमें स्पेशली किसी वुमेन का ही अलाउड होता था, किसी मैन का जाना बिल्कुल मना था, तो वहाँ पे गुलाम वुमेन्स को लेके जाते थे। इवन हमने देखा था इब्न बतूता जब भारत आया था तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उस टाइम पीरियड में बहुत सारे घोड़े और क्या कहते हैं कैमल्स, सोना, गुलाम, सब कुछ गिफ्ट किया था उस टाइम पीरियड पे। और स्लेव का इस्तेमाल, फीमेल स्लेव का अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जैसे नाचने गाने के लिए, लोगों को दिल बहलाने के लिए, है ना, और मतलब सिंगिंग करने के लिए। और जैसे मुगलों के टाइम पीरियड में जो हरम जहाँ पे महिलाएं रहती हैं वहाँ पे उन महिलाओं का एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो ऐसे में गुलामों को ख़रीदा बेचा जाता था। इवन क्या कहते हैं, वुमेन्स का इस्तेमाल उस समय पे लोग सीक्रेटली तरीके से किसी गुप्तचर के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। जैसे कहीं कहीं अघाचा बोला जाता था इन शब्दों को, है ना। और उसके साथ साथ स्लेव का इस्तेमाल डोमेस्टिक काम के लिए। इब्न बतूता ने बताया कि उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं, वुमेन्स का डोला उठाने के लिए, जो डोला होता है उसको लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था, ताकि वुमेन्स का डोला जो होता है किसी मैन को, राजाओं को दिखाना पड़ता है कि हमारी जो वुमेन्स इतनी ज़्यादा प्रीशियस है, जिसको उठाने के लिए हमने गुलाम खरीदे हुए, और उनको लाने ले जाने के लिए भी महिलाओं का मतलब गुलामों का इस्तेमाल किया जाता था। ये गुलाम कहीं कहीं पे महंगे हो सकते हैं, कहीं कहीं पे सस्ते हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि गुलाम की उम्र कैसी है, गुलाम कितना हष्ट पुष्ट है, गुलाम कितने लंबे समय तक गुलामी कर सकता है, ये सब। तो ये वाली चीज़ें जो बताई फ्रांसो बर्नियर ने, उसने बताया कि हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री में जो वुमेन्स होते हैं ना, उनकी सुपीरियरिटी ज़्यादा देखी जाती है। मतलब वहाँ पे वुमेन्स के रिस्पेक्ट ज़्यादा करी जाती है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर होती है सती प्रथा। ये बिल्कुल गलत था। सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को ख़त्म करा, लेकिन बर्नियर ने बताया कि बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ थी। उन्होंने अपने अकाउंट में बताया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वुमेन्स का अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसको शराब पिलाकर, जानबूझ के नशे में डालकर उसको जिंदा जलाया जाता है उसके हस्बैंड के साथ, जो बिल्कुल गलत है। ये सती प्रथा इंडिया के अंदर होती थी
और उस टाइम पीरियड पे फ्रांसो बर्नियर बताते हैं कि हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आप शादी करके किसी के डिवोर्स भी ले लें तो ऑफिशियल आपको डिवोर्स देना पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं है। आप दूसरी शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे वुमेन्स के साथ ऐसा होता था। इवन वुमेन लेबर का काम कर रही है, एग्रीकल्चर का काम घर में कर रही है, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर काम भी कर रही है। इवन बहुत सारी वुमेन्स ने, आप कह सकते हो, कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर भी पार्टिसिपेट करा है, व्यापार में भी पार्टिसिपेट करा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्री की वुमेन्स की कंडीशन ईस्टर्न कंट्री के कंपैरिजन में अलग थी। और फ्रांसो बर्नियर ने इस चीज़ पे ज़रूर जोर दिया कि हमारी वेस्टर्न कंट्री जो है इंडिया के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आगे थी उस टाइम पीरियड पे जिस समय मुगल डायनेस्टी भारत में राज कर रही थी। तो आपको कैसा लगता है ये बताने की ज़रूर कोशिश करिएगा। अभी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इतना सा ही हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।